नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे व्हाट इज पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक होम्योपैथिक सिंगल मेडिसिन के बारे में। ये कोई नया चीज नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसी का एक नाम है, जो मेरा बहुत पसंदीदा नाम है। तो व्हाट इज पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक होम्योपैथिक सिंगल मेडिसिन। और ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो दूसरे पैथी से होम्योपैथी को अलग करता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी एंड आयुर्वेदा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, होम्योपैथी दूसरे पैथी से अलग कैसे है। होम्योपैथी दूसरे पैथी से इस जगह पे अलग है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वहां पे बहुत मिनिमम मेडिकेशन यूज किया जाता है। होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक नोट है कि अगर ठीक से कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक होम्योपैथी रेमेडी जो पर्सनलाइज्ड भी है, जिसके बारे में बात हो रहा है, वो अगर यूज किया जाए तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। या फिर बाजारू जो होम्योपैथी है जिसमें 8, 10, 15 होम्योपैथी मेडिसिन एक साथ दिया जाता है किसी भी पेशेंट को, 4 मेडिसिन मिक्स करके होम्योपैथी मेडिसिन बोल के पेशेंट को दिया जाता है। ये जो मेडिसिन है इसमें पेशेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें पेशेंट का साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स खुद भी नहीं जानते कि मिक्सचर करने के बाद ये मेडिसिन का इफेक्ट क्या होगा। भले ही कभी कभी उस मेडिसिन से पेशेंट का रिलीफ हुआ हो, लेकिन वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है कि नहीं है हम लोग नहीं जानते। नाउ कमिंग टू, तो होम्योपैथी मेडिसिन मिनिमम होता है मेडिसिनल मॉलिक्यूल्स उसमें, या फिर उसका मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, उसका डायनामिक जो एक्शन है वही पर काम करता है, या फिर होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स नहीं है, प्योर होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी में। एंड ये सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल पेशेंट ओरिएंटेड, पेशेंट को जो सबसे अच्छा लगता है होम्योपैथी में, और अच्छा लगना भी चाहिए, जो दूसरे पैथी के डॉक्टर से हम लोगों को डिफरेंस क्रिएट करता है, वो है कि हम लोग एक पेशेंट को देख के ही मेडिसिन नहीं सिलेक्ट करते। हम लोग बीमारी के नाम पे मेडिसिन सिलेक्ट नहीं करते। हम लोग हर एक सिम्टम्स के अगेंस्ट एक मेडिसिन दे के सिलेक्ट नहीं करते। हालांकि काफी सारे ऐसे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं जो हर पेशेंट को हर सिम्टम्स, हर बीमारी के नाम पे मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। कि जैसे कोई बोला कमर दर्द है बहुत सालों से, उसके लिए रास्टक्स दे दिया। उसके साथ बोला सर दर्द, उसके लिए कैलिबाई दे दिया। उसके साथ बोला कि मेरा स्किन काला हो रहा है, उसके लिए बार्बरीज एक्विबोलियम, मादर खाने, इसके लिए पूरा टेस्टिंग नहीं किया। ये होम्योपैथी का पद्धति नहीं है। तो होम्योपैथी में हम लोग दूसरे सिस्टम से अलग यहाँ पे होते हैं कि हम लोगों का मेडिसिन होता है पर्सनलाइज्ड। तो अभी मैं जो टर्म स्टार्ट किया था उसका पार्ट बाय पार्ट डिस्क्रिप्शन में आता हूं। तो मैंने क्या बोला था? पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन। ये क्या है? पर्सनलाइज्ड मतलब होम्योपैथी मेडिसिन टेलर मेड नहीं है। एक ही बीमारी में एक ही कैटेगरी के पेशेंट्स को सब अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है। जैसे 32 ईयर्स के एक मेल पेशेंट आए, उसके बाद 34 ईयर्स के एक मेल पेशेंट आए, उसके बाद 35 ईयर्स के एक फीमेल पेशेंट आए। ऐसे करके 32 से लेके 40 तक 4 ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट को मैंने एक ही दिन एक के बाद एक देखा। किसी को मैंने ट्यूबरकुलिनम दिया, किसी को मैंने सल्फर दिया, किसी को मैंने आर्सेनिक दिया, किसी को मैंने सिंपल ब्लाटा ओरिएंटलिस मादाब दिया। तो ये होता है पर्सनलाइज्ड होम्योपैथी। मतलब एक ही टाइप के कंडीशन के लिए, एक ही टाइप के डिजीज के लिए हर शरीर में एक ही मेडिसिन यूज नहीं होगा। ये सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये डिफरेंट मैन टू मैन डिफरेंस होगा, और इसको हम लोग निकालते हैं केस टेकिंग के द्वारा। और जो केस टेकिंग के द्वारा हम निकालते हैं उसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मेरे चैनल पे अलग से एक वीडियो है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डॉक्टर SPD देके आप यूट्यूब के सर्च में जाइए, आपको पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स नॉट होम्योपैथी मेडिसिन
कोई बीमारी के नाम पे या अपने एक्सपीरियंस के नाम पे थोप दो किसी पेशेंट को, या 4-5 होम्योपैथी मेडिसिन एक साथ में दे दो, या फिर होम्योपैथी 4-5 मेडिसिन एक साथ में मिक्स करके पेशेंट को दे दो। होम्योपैथी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स फुल आपका केस टेकिंग किया जाएगा। आपका जो अभी का प्रॉब्लम है, जिसको आपने ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास आया है, उसको डिटेल्स में सुना जाएगा। उसका सब कुछ बारीकी के जांच करने के बाद हम लोग आपका फिजिकल जनरल सुनेंगे, उसके बाद मेंटल जनरल सुनेंगे, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री सुनेंगे, उसके बाद पास्ट हिस्ट्री सुनेंगे। क्या क्या हम लोग सुनते हैं, इसके लिए केस टेकिंग एंड डॉक्टर SPDUI देखे आप यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, वहां पे केस टेकिंग रिलेटेड जितने भी मेरे वीडियोस है आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ऐसे करके जो मेडिसिन निकलेगा वही होगा सिंगल मेडिसिन। इसके साथ आपका मायाज्मेटिक इवैल्यूएशन किया जाएगा। मायाज्मेटिक इवैल्यूएशन मतलब मायाज्मेटिक इवैल्यूएशन इज नॉट लाइक दैट के सोरा सिफिलिस साइकोसिस जो होम्योपैथी में मायाज्म है उसका कोई एक आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो हम लोग करते हैं एट द प्रेजेंट स्टेट, आपका क्या सरफेस सिम्टम्स है, उसमें कौन सा मायाज्म रन कर रहा है, और हम लोग जो मेडिसिन देने जा रहे हैं वो उससे कितना कोइंसाइड कर रहा है, कितना परसेंटेज में मिक्स होता है, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथी डॉक्टर ही आपको बता सकेगा। इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। फिर जाके जो सिंगल मेडिसिन निकल के आता है, जो आपको दिया जाता है, इसको बोला जाता है कि पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मायाज्मेटिक होम्योपैथी सिंगल मेडिसिन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एक ही मेडिसिन की मेरा सब बीमारी को खत्म कर देगा? नहीं, ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिलीफ देगा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये मेडिसिन आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, और ये मेडिसिन चेंज भी हो सकता है। यहां पे क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, मायाज्म चेंज, मायाज्म तो डेफिनेटली चेंज होता है अगर करेक्ट मेडिसिन दिया जाए उसके सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में, उसके बाद उसका सेकंड प्रेस्क्रिप्शन, उसके बाद उसका सेकंड प्रेस्क्रिप्शन। क्योंकि होम्योपैथी में कहीं पे थर्ड प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता है। पहले के स्टेट के तुलना में आज क्या प्रेस्क्रिप्शन हो रहा है, यही होम्योपैथी है, इसी को सेकंड प्रेस्क्रिप्शन बोला जाता है। इसमें मायाज्म डेफिनेटली चेंज होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी चेंज नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चेंज होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट मायाज्म एंड मायाज्मेटिक फ्लेयर अप चेंजेस द मेडिसिन। मतलब एक पेशेंट का जो दर्द था रिमेटॉइड आर्थराइटिस का, जब मैंने देखना स्टार्ट किया तब उसका जो दर्द था, उसका दर्द में पेन विथ चिलीनेस था, शिफ्टिंग टाइप ऑफ नेचर ऑफ पेन था, थ्रस्टलेसनेस था, डाइटंग था। मैंने पालसे चिल्लाते स्टार्ट किया है। अभी वो जो पेशेंट है उसका पेन 1-2 जगह पे ज्यादा हो रहा है, क्लाउडी वेदर में ज्यादा बढ़ रहा है, पेशेंट को पेन में काफी रिलीफ आया है, पेशेंट का नींद अच्छा हो रहा है, पेशेंट का ओबेसिटी ग्रो हो रहा है, और पेशेंट के हिस्ट्री में साइकोसिस डीप सीटेड है। तो मैंने थूजा में कन्वर्ट कर दिया। अभी थूजा की कुछ दिन लेने के बाद पेशेंट का मुंह से सलाइवेशन हो रहा है, पेशेंट का यूरिन ऑफेंसिव हो चुका है, पेशेंट का माउथ अल्सर ज्यादा हो रहा है, पेन काफी हद तक कम होके थोड़ा थोड़ा जगह पे स्प्रिंटर लाइक प्लेन हो रहा है। अभी हम लोग नाइट्रिक एसिड में आ गए। तो ऐसे करके पेशेंट भी ठीक होता रहेगा, पेशेंट का डिजीज प्रोसेस भी इंप्रूव होता रहेगा, पेशेंट बेटर होता रहेगा, बोथ पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में भी उसका लेवल कम होगा, जॉइंट्स बेटर होगा, पेशेंट का ओवरऑल वर्किंग परफॉर्मेंस बेटर होगा, उसके साथ फाइनेस्ट सिम्टम्स में चेंज होगा, तब जाके पेशेंट क्योर के तरफ बढ़ेगा। उसी को मायाज्मेटिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। तब जाके पेशेंट कंप्लीट ठीक होगा, अदरवाइज पेशेंट कंप्लीट ठीक नहीं होगा। और ये ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि आजकल के काफी ऐसे होम्योपैथ भी बोलते हैं कि अभी तो क्योर नहीं होता है, इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हो चुका है कि यहाँ पे क्योर का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे पेशेंट को पैलिएशन किया जरूरत है, सप्रेशन का जरूरत है। हम लोग 1 मेडिसिन दे, 2 मेडिसिन दे, 4 मेडिसिन दे, कैसे भी हो पेशेंट का रिलीफ इज इंपॉर्टेंट। नो दोस्तों, होम्योपैथी को दूसरे पैथी से अलग यहीं पे करता है कि हम लोग क्योर कर सकते हैं, काफी हद तक कर सकते हैं, कंप्लीट क्योर भी मैक्सिमम केसेस में कर सकते हैं। और जो पद्धति मैंने बोला इस पद्धति से ही कर सकते हैं। दूसरा कोई 3-4 मेडिसिन का मिक्सचर, 8-10 मेडिसिन का फलाना टीम का हर हफ्ते 1 एम, हर हफ्ते 10 एम, हर हफ्ते 2-3 दिन बाद 200 से नहीं कर सकते। एंड द पोटेंसी एंड द डोजेज इन दिस केसेस, जहां पे आप पर्सनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मायाज्मेटिक सिंगल मेडिसिन दे रहे हैं, यहां पे अगर 200 1 एम में दिया जाए तो 2-3 बूंद 3 दिन में एक बार 3 दिन 4 दिन देके 1 महीना 2 महीना
1M में एटलीस्ट 1 महीना, 200 में एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स, 10M में एटलीस्ट 2 महीना वेट करके उसके बाद पेशेंट में क्या चेंजेस, अगर चेंजेस कुछ नहीं आ रहा है तो दूसरा आप मेडिसिन, रॉन्ग भी हो सकता है, आप दूसरा मेडिसिन में जा सकते हैं। ये प्रोसेस आप रखिए, पेशेंट्स टाइम आपको देते हैं, पेशेंट हम लोगों को विश्वास करते हैं कि मैं ठीक होऊंगा, डॉक्टर साहब मेरे ऊपर लेबर दे रहा है तो मैं ठीक होऊंगा। लेकिन अगर ऐसा डॉक्टर ही ना हो जो वेट ना करे, हर समय ये सोचे कि पेशेंट आए तो एलोपैथी के जैसा तुरंत एक्शन उसको दे दे तो पेशेंट मेरे हाथ में रहेगा, नहीं दोस्तों, वो पेशेंट ज्यादा देर तक हाथ में रहेगा भी नहीं, क्योंकि 1-2 महीना बाद वो पेशेंट समझ जाएगा जितना बार मैं दवाई लेता हूं उतना बार अच्छा है, तो एलोपैथी ठीक है, होम्योपैथी लेके मेरा क्या, क्योंकि एक ना एक दिन 2-3-4 महीने के बाद आपको तो करने का कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जितना ज्ञान आपका था पॉलीफार्मेसी का आपने झोंक दिया है, पेशेंट खत्म हो गया है, पेशेंट का प्रॉब्लम जीव के त्यों है अभी भी। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जाते हैं तो आप उसी पेशेंट को शायद स्टार्टिंग में नाक्सभूमिका, उसके बाद आप साल्फार, उसके बाद कैलकिरिया, आज आपके पास देने का बहुत कुछ रहता, मैनेज करने का बहुत कुछ रहता, आप एक जगह हद तक पेशेंट को 100% ना हो 80% तक क्योर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग ये दावा कभी भी नहीं करते कि आजकल के ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में हम लोग हर क्रॉनिक केस को 100% क्योर कर सकते। क्योर होने के लिए जो चाहिए, फास्ट है, एक एज फैक्टर होता है कि रीजेनरेट करने का क्षमता पेशेंट में कितना है कोई भी क्रॉनिक केस में। सेकेंड होता है उसका पैथोलॉजिकली डिस्ट्रक्शन मेरे हाथ में आने से पहले कितना हद तक हो चुका है, वो रिवर्सिबल कितना है, इरिवर्सिबल कितना है। थर्ड है पेशेंट मेंटेनिंग कॉज मैनेजमेंट कितना देख रहा है, पेशेंट डाइट कितना मेंटेन कर रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस कितना अप्लाई कर रहा है, पेशेंट का ओबेसिटी कितना घट रहा है, पेशेंट निकोटीन दारू वगैरह कितना कम छोड़ चुका है, एडिक्शन, पेशेंट का एक्सरसाइज क्या कर रहा है, ये सब ये मैनेजमेंट के ऊपर भी क्योर काफी हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि मैं जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दूं एक आर्थराइटिस के केस में, अगर पेशेंट हर रोज एक्सरसाइज नहीं करेगा, पेशेंट का ओबेसिटी कंट्रोल नहीं होगा, तो मैं तो सिंगल मेडिसिन से ही पेशेंट को कुछ हद तक इंप्रूवमेंट दूंगा, लेकिन उसके बाद ड्यू टू मेंटेनिंग कॉज, दैट इज द कॉज ऑफ द डिजीज, वो फिर से आएगा, पेशेंट को फिर सिक करेगा, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर पेशेंट का कंट्रोल होना चाहिए। दैट इज द essence of my 17-18 years practice as a doctor and 6 years observation of numerous patients treated by my expert and beloved teachers in front of me। ऐसे करके ही होता है, अदरवाइज पेशेंट्स जो है, पेशेंट्स तो बिलीव करके हम लोगों के पास रहते हैं, हम लोग उनको ठीक नहीं कर पाते। अगर कुछ जानना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हर इंक्विजिटिव कमेंट का, कंस्ट्रक्टिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।